ऑडिट, कंपनी ऑडिट, चैप्टर नंबर 10, ठीक है। इसमें ये चार्ट आपके सामने ओपन होगा, इसमें मैं जूम करता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ऑडिट में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर अपॉइंट, कौन कौन लोग एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, उनका रोटेशन कैसे होगा, कितने समय के लिए वो ऑडिटर रहेंगे, ऑडिट कमेटी क्या होती है, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन क्या होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, सीलिंग लिमिट। तो ये इस चैप्टर में क्या क्या कवर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में सेक्शंस क्या क्या कवर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये आपके लिए लर्न करने के लिए इजी रहेगा। सेक्शन 139 जो है वो अपॉइंटमेंट का है, 140 जो है वो रिमूवल या रेजिग्नेशन का है, तो अपॉइंटमेंट के बाद में रिमूवल आ गया। 141 में एलिजिबिलिटी है कि कौन कौन बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता। 142 में रेम्यूनरेशन है कि कितना पैसा ऑडिटर को मिलेगा। 143 में ऑडिटर की पावर और ड्यूटीज़ है, ठीक है। 144 में कुछ ऐसे सर्विसेज है जो ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता। 145 में ऑडिटर्स टू साइन ऑडिट रिपोर्ट के ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है। 146 में ऑडिटर को जनरल मीटिंग एजीएम जो है वो अटेंड करनी है नहीं करनी है। 147 में पनिशमेंट है और 148 में कॉस्ट ऑडिट के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। सेक्शन 141 जो है उसमें सबसेक्शन 3 जो है उसमें बताया है कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने की, कौन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है और कौन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 141 अलॉन्ग विद रेलेवेंट रूल द फॉलोइंग पर्सन्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। कोई नीचे दिए गए लोग कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। कौन कौन है? पहला क्या था? पहला है अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ लिमिटेड LLP रजिस्टर्ड। तो बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं रह सकती, ठीक है, लेकिन LLP रह सकती। उसके बाद में कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय। उसके बाद में अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो क्या तीन बोल दिया? एक तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं रह सकती, ठीक है। उसके बाद में बोल दिया कि कंपनी का कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय उस कंपनी का ऑडिटर नहीं रह सकता। और ऑफिसर और एम्प्लॉय के अगर कोई पार्टनर है या उनके कोई एम्प्लॉय है तो वो भी ऑडिटर नहीं रह सकते। मतलब कंपनी का कोई एम्प्लॉय है वो तो रह नहीं सकता, उस एम्प्लॉय का भी अगर कोई एम्प्लॉय होगा तो वो भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो वो उसने क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अ पर्सन और अ फर्म हु हैज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी। कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसका बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ में, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। ऐसा आदमी जो जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है कोई भी केस में, कोर्ट ने उसको सजा सुनाई है कि भाई तुमको उम्र कैद की सजा होगी या तुमको 6 महीने की सजा होगी, तुमको साल भर की सजा होगी। कोई भी पर्सन जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है तो वो ऑडिटर बनने के लायक है ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन पढ़े? एक की बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता। ऑफिसर या एम्प्लॉय का कोई पार्टनर या एम्प्लॉय है वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद में कोई पर्सन है जिसको कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने, वो भी नहीं हो सकता। कोई पर्सन या फिर फर्म जिसका कंपनी के अंदर बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो भी नहीं हो सकता। उसके बाद में अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं और किसी और कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है। अगर कोई मान लीजिए आपको रिलायंस का ऑडिटर बनना है और आप TCS के टाटा की कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप ऑडिट कर पाओगे क्या? नहीं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। उसके बाद में अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई रिलेटिव, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे मान लीजिए पिताजी जो है वो रिलायंस के एम्प्लॉय है या वो रिलायंस के डायरेक्टर है, तो मैं उस रिलायंस का ऑडिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूँगा, है ना। मेरे पापा रिलायंस में अगर काम करते हैं तो मैं इंडिपेंडेंट, मैं तो रिलायंस के अगेंस्ट कुछ लिख ही नहीं पाऊंगा। इसी के लिए अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, तो वो भी पर्सन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलो अब एक और डिस्क्वालिफिकेशन आता है कि अ पर्सन हु रेंडर्स एनी सर्विस रेफर टू इन सेक्शन 144। सेक्शन 144 में कुछ सर्विसेज की लिस्ट है, अगर उनमें से कोई भी सर्विस कोई एक पर्सन प्रोवाइड करता है तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता उस पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है। वो सर्विसेज क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 144 में सर्विसेज क्या, अच्छा ये देखने के पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाइड है। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं ऑडिटर नहीं बन सकते। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। उसके बाद में अ पर्सन और अ फर्म हु हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, ठीक है। उसके बाद में अ पर्सन हु इज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो सब नहीं रह सकते, ठीक है। फिर मैं बार बार रिकैप इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अभी हमने पढ़ा कि अ पर्सन हु हैज रेंडर्ड एनी सर्विस इन मेंशन्ड इन सेक्शन 144। अब सेक्शन 144 में क्या क्या सर्विसेज हैं, तो क्या क्या सर्विसेज हैं?
पहला है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। तो अगर आपने कोई किसी कंपनी को अकाउंटिंग या बुक कीपिंग सर्विसेज दी है तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। इसका लॉजिक क्या है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी के अकाउंट्स बना के देना, टैली में उसकी एंट्री पास करके देना। तो आप ही अकाउंट्स बना रहे और आप ही उसका ऑडिट करोगे, वो चलेगा क्या? मतलब आप ही ने पेपर लिखा और आप ही उसकी चेकिंग कर रहे हो, ऐसी बात होगी ना। फिर उसके बाद में इंटरनल ऑडिट, अगर आप किसी कंपनी के इंटरनल ऑडिटर हो तो आप उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अगर आपने किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब टैली, एसएपी, फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद करी है तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। एक्चुरियल सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करी तो आप नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज मतलब कहाँ पे निवेश करे, कहाँ पे इन्वेस्ट करे, अगर वो भी आपने प्रोवाइड किया है तो अभी आप उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, मैनेजमेंट सर्विसेज एक ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो क्या क्या लिस्ट है एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं। एक तो अकाउंटिंग एंड बुकिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, एक्चुअल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, चलो अभी फिर से हम लोग हमारे डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाते हैं। अब अगला डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि अ पर्सन हु और हु इज रिलेटिव और पार्टनर, मतलब एक आदमी जिसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर, मतलब तीन लोग कौन है? पर्सन, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति, उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर। ठीक है, ये तीनों लोग, ये जो ट्रायंगल है, ये तीनों लोग में से अगर कोई भी सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और एनी इंटरेस्ट इन द कंपनी, सिक्योरिटी मतलब कंपनी के शेयर्स, ठीक है, तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब अगर आपके पास में रिलायंस के शेयर्स है तो आप रिलायंस का ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपका रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है और उसकी फेस वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ मैं, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू बोल रहा हूँ कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ, फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑडिटर बन सकते हो। तो क्या बोला उसने कि अ पर्सन हुज रिलेटिव या फिर हुज पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी, ठीक है, बट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख तक कर सकता है, 1 लाख के ऊपर है तो नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है वो कि करेक्टिव एक्शन, क्या बोलता है करेक्टिव एक्शन। मान लीजिए इन केस अगर आपका कोई रिलेटिव 1 लाख से ज़्यादा का सिक्योरिटी होल्ड करता है तो आपके पास में 60 डेज का टाइम है उसको करेक्ट करने में, मतलब 60 दिन के अंदर वो अपनी सिक्योरिटी बेच दे। ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द लिमिट्स एज स्पेसिफाइड अबव शैल बी टेकन बाय द ऑडिटर विद इन 60 डेज ऑफ सच एक्विजिशन और इंटरेस्ट। जब उस रिलेटिव ने 1 लाख के ऊपर, जब उस रिलेटिव ने 1 लाख के ऊपर अगर सिक्योरिटी खरीद ली तो वहां से 60 डेज के अंदर ऑडिटर के पास में चांस है कि उसको रेक्टिफाई कर दे और वो रिलेटिव को बोले कि भाई तू इसको बेच दे क्योंकि मैं ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या ये करेक्टिव एक्शन ऑडिटर के पास में ऑप्शन है क्या? मान लीजिए ऑडिटर ने 1 लाख का सिक्योरिटी खरीद लिया रिलायंस का, ठीक है, और वो 60 डेज के अंदर मान लीजिए रेक्टिफाई कर लेगा, चलेगा क्या? नहीं, ऑडिटर तो होल्ड ही नहीं कर सकता है, ऑडिटर 1 रुपए का भी शेयर होल्ड नहीं कर सकता है। तो ऑडिटर के केस में करेक्टिव एक्शन की बात ही नहीं आती। करेक्टिव एक्शन किसके केस में है? ऑडिटर के रिलेटिव के केस में है। तो अगर रिलेटिव ने 1 लाख से ऊपर का फेस वैल्यू का सिक्योरिटी ले लिया तो 60 दिन के अंदर, जिस दिन लिया वहां से 60 दिन के अंदर करेक्टिव एक्शन ऑडिटर ले सकता है, वो चांस उसके पास में है। तो शेयर्स को लेके ये हो गया। अभी आते हैं डेट को लेके। अब एक आदमी मतलब एक पर्सन या फिर उसका रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर अगर वो कंपनी पे इंडेप्टेड है, इंडेप्टेड मतलब कंपनी पे उसका लोन चालू है, उसने कंपनी से लोन ले रखा है। अगर आप किसी से भी लोन आपने लिया तो क्या आप उसके अंदर उसके बारे में गलत लिख सकते हो क्या? नहीं। अगर आपने किसी भी कंपनी का, मान लीजिए मैंने HDFC बैंक से लोन ले रखा है और मैं HDFC बैंक का ऑडिटर हूँ, चलेगा क्या? मैं तो रिपोर्ट अच्छा ही दूंगा ना, मेरा इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाएगा। करेक्ट है। तो अगर मैं इंडेप्टेड हूँ, इज इंडेप्टेड टू द कंपनी इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख, अगर मैं 5 लाख तक मेरा कर्ज है तो चलेगा, 5 लाख के ऊपर का कर्ज है तो नहीं चलेगा। मतलब एक पर्सन या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर शेयर्स तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक बात इंडेप्टेड की आई है, जहाँ तक बात लोन की आई है, तो 5 लाख रुपए तक का लोन वो ले सकते हैं। मतलब 5 लाख रुपए तक का लोन अगर उस कंपनी का हमारे पास में रहा तो भी कोई अड़चन नहीं है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है शेयर्स और इसमें। शेयर्स में कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, सिर्फ रिलेटिव के लिए 1 लाख का लिमिट है। लेकिन अगर इंडेप्टनेस की बात है तो 5 लाख की लिमिट है, 5 लाख तक आप रह सकते हो। तो इज इंडेप्टेड टू द कंपनी इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख और हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख, या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी के बदले कंपनी को गारंटी दी कि भी अगर वो थर्ड पार्टी पैसा नहीं पे करेगा तो मैं तुमको पैसा पे करूंगा, तो वो गारंटी भी 1 लाख तक चलेगा। 1 लाख के ऊपर है तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो ये बेसिकली अपने सारे डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे कवर हो गए।
ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, मैंने कॉस्ट ऑडिट कवर किया है पहले। अभी कॉस्ट ऑडिट क्या है हम लोग को देखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में टच नहीं करा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में टच नहीं करा हुआ है, एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें सबसे फर्स्ट है एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने हैं? ठीक है, देखो कॉस्ट रिकॉर्ड, इसमें दो चीजें हैं, एक है कॉस्ट रिकॉर्ड, एक है कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड फर्स्ट स्टेज है कि भी आप जब तक कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओगे नहीं तो ऑडिट किस चीज का करोगे? तो पहला आता है कॉस्ट रिकॉर्ड, फिर आता है कॉस्ट ऑडिट। तो इसमें दो तरह की लिमिट है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। तो पहले हम लोग वो देख रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्या है? क्लासेस ऑफ कंपनीज engaged in the production of goods or providing services having an overall turnover from all its product and services। ऐसी क्लासेस ऑफ कंपनीज जो दी रखी है, जो भी दे रखी है, दो तरह के रेगुलेटेड सेक्टर, एक रेगुलेटेड सेक्टर होता है और एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर होता है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे क्लासेस ऑफ कंपनीज दे रखी है। वो क्लासेस ऑफ कंपनीज जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में एंगेज्ड है, मतलब वो गुड्स बनाने का काम करती है, फिर सर्विसेज देने का काम करती है। ठीक है, अगर उनका सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का टर्नओवर मिला के 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, 35 करोड़ और रुपीज़ मोर, तो टर्नओवर कितना बोला? 35 करोड़ और रुपीज़ मोर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर अगर है, सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिला के, आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कॉस्ट रिकॉर्ड्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट रिकॉर्ड्स उनको इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा है। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, क्या करना है? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना था। आप क्या बोलोगे? टर्नओवर ऑफ 35 करोड़ और रुपीज मोर। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अब आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। चलो ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड तो सबने मेंटेन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं। क्लासेस ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर आइटम ए, रेगुलेटेड सेक्टर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट के अंदर दो तरह के सेक्टर है, रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कुछ सेक्टर की कंपनीज आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, स्टील कंपनी हो गई, वो सब। और नॉन रेगुलेटेड में भी कुछ सेक्टर की कंपनियां आती है। जैसे दो पार्ट में कंपनीज को गवर्नमेंट ने बांटा है, एक रेगुलेटेड सेक्टर और एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। अभी अगर रेगुलेटेड सेक्टर की बात करें तो रेगुलेटेड सेक्टर में किन किन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना है? कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही है, अगर 35 करोड़ से ऊपर है तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट कराना है नहीं कराना है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो रेगुलेटेड सेक्टर आर रिक्वायर्ड टू गेट इट्स कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑडिटेड इफ द ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज ₹50 करोड़ और मोर। तो अगर रेगुलर सेक्टर की बात करी जाए तो 50 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का अगर टर्नओवर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज मिला के देखा जाए तो उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट कराना पड़ेगा, और उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कराना पड़ेगा। और अगर नॉन रेगुलेट सेक्टर की बात करी जाए तो यही टर्नओवर की लिमिट 100 करोड़ है, बाकी सारे लाइन सेम है। समझ गए आप लोग? तो अगर रेगुलेट सेक्टर की बात करें तो 50 करोड़ का लिमिट है, और अगर नॉन रेगुलेट सेक्टर की बात करें तो 100 करोड़ का लिमिट है। तो इनमें जो भी कंपनीज है, अगर इनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो गया या 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर उनको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर 30 करोड़ है तो उसको तो कॉस्ट रिकॉर्ड ही बनाना नहीं है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो बहुत दूर की बात है। तो जिस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना एप्लीकेबल होगा वही कंपनी तो कॉस्ट को ऑडिट कराएगी ना। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो ऑडिट किस चीज़ का होगा? करेक्ट है, सिंपल ना। चलो, अभी ये तो एक टर्नओवर का हो गया। उसके अलावा क्या बोलता है? एंड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इज ₹25 करोड़ और मोर। अब जैसे कि उन्होंने 50 करोड़ की लिमिट में क्या बोला कि सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को मिला के 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। करेक्ट है, सिंपल है। लेकिन जो रेगुलेटेड सेक्टर है, ठीक है, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनाते होंगे जिन पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स लगाना मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए स्टील कंपनी है, स्टील कंपनी सिर्फ स्टील के प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन मान लीजिए स्टील के अलावा उन्होंने कोई और प्रोडक्ट भी बनाया, मान लीजिए हैंड सैनिटाइजर बनाया। कोरोना में बहुत सारी कंपनी ने सैनिटाइजर बनाया था, राइट? अगर उन्होंने हैंड सैनिटाइजर बनाया, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया जो रेगुलेटेड सेक्टर में या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में आता नहीं है,
तो उसके लिए ये सेकेंड वाला पॉइंट दिया हुआ है, समझिए आप। तो अगर कोई कंपनी का सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का मिला के 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर है तो उनको कॉस्ट ऑडिट कराना है। और उसके साथ में ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जिनका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी है, ठीक है, उनका टर्नओवर अगर 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो उनको कॉस्ट ऑडिट करना मैंडेटरी है। तो दिस इज एन एंड कंडीशन, ध्यान रखना बच्चों, ये एक एंड कंडीशन है, ठीक है, ये यहाँ पे एंड कंडीशन है एक, ठीक है ना। तो 50 करोड़ सारे प्रोडक्ट का मिला के और 25 करोड़ उन प्रोडक्ट और सर्विसेज का मिला के जिनका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। ये दोनों चीज़ अगर सेटिस्फाई होती है तो ही कॉस्ट ऑडिट कराना है, सिंपल है। और यही 25 करोड़ की लिमिट 35 करोड़ हो जाती है अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की बात करी जाए तो, ठीक है। तो मैं जस्ट एक बार रिकैप करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किन कंपनीज को करना है, जिनके ऐसी क्लासेस ऑफ कंपनी जो स्पेसिफाइड है रेगुलेटेड सेक्टर में और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में। फर्स्ट चीज तो वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। उसके अलावा सारे प्रोडक्ट सर्विसेज मिला के उनका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यहाँ पे बात खत्म हो गई। अभी कॉस्ट ऑडिट किसको करना है, दो सेक्टर है, रेगुलेटेड सेक्टर है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर सारे प्रोडक्ट, अगर बात सारे प्रोडक्ट का टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट का टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको मेंटेन करना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, उनको कॉस्ट ऑडिट करवाना है। और अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर है तो उनको कॉस्ट ऑडिट करवानी है, ठीक है। उसके अलावा ये एक एंड कंडीशन है कि 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए उन प्रोडक्ट का जो कि जिनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, ठीक है। और यहीं पे 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए जिनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। ये भी एक एंड कंडीशन है, ठीक है। तो नॉन रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में क्या फर्क है, 50 करोड़ का टर्नओवर सारे प्रोडक्ट का और 100 करोड़ का टर्नओवर सारे प्रोडक्ट का, 25 करोड़ का टर्नओवर उन प्रोडक्ट का जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है और 35 करोड़ का टर्नओवर उन प्रोडक्ट का जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो रेगुलेट सेक्टर में आपको ऑडिट करवाना है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो नॉन रेगुलेट सेक्टर में आपको ऑडिट करवाना है। तो ये कॉस्ट ऑडिट का प्रोविजन आपको क्लियर हो गया। तो ये यहाँ पे था। उसके बाद में सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, क्या है सबमिशन ऑफ, अभी चलो कॉस्ट ऑडिट करवाना है नहीं करवाना है वो भी डिस्कस कर लिया। अब क्या बोलता है वो, पहला पॉइंट, सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। द कॉस्ट ऑडिटर शैल सबमिट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद हिज रिजर्वेशंस और क्वालिफिकेशंस और ऑब्जर्वेशंस और सजेशंस इफ एनी। तो कॉस्ट ऑडिटर को अपनी जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है अलॉन्ग विद हिज ऑब्जर्वेशन, उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, सजेशंस क्या है, कौन से फॉर्म में, फॉर्म CRA 3 में करना है, ठीक है। He shall forward his reports to the board of directors of the company within a period of 180 days from the closure of the financial year। जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ वहां से 180 दिन के अंदर उसने अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक तो CRA 3 में वो सबमिट करेगा अपना रिपोर्ट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगा 180 दिन में क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से। सेकंड पॉइंट क्या है, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसे कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट कंपनी को मिल गई, वहां से कंपनी शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जब उसने कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी वहां से 30 दिन के अंदर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देनी है, ठीक है। तो कंपनी शैल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फर्निश द सेंट्रल गवर्नमेंट सच रिपोर्ट अलॉन्ग विद फुल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑन एवरी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेंट देयरिन इन फॉर्म नंबर CRA 4। कंपनी को क्या करना है, CRA 4 में ये रिपोर्ट 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी है। अगर इस रिपोर्ट में कॉस्ट ऑडिटर ने कुछ भी क्वालिफिकेशंस दिया होगा तो उन क्वालिफिकेशंस पे कंपनी का क्या इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का क्या एक्सप्लेनेशन है, वो भी कंपनी को लिख के देना है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और लास्ट है कॉस्ट ऑडिट रूल्स नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस है जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट के रूल अप्लाई नहीं होते हैं। द रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्ट ऑडिट अंडर दिस रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ कंपनी, ठीक है, विच इज कवर्ड अंडर रूल 3 एंड। ऐसी कौन सी कंपनी है जिनको कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, भले ही ऊपर की अपनी जो 50 करोड़ और 25 करोड़ या फिर 100 करोड़ और 35 करोड़ ये लिमिट भले ही फुलफिल हो गई हो, फिर भी कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। कौन सी कंपनीज है, कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा लेकिन कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। कौन सी कंपनीज है, पहला, हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू। उसके टोटल, ऐसी कोई कंपनी जिसके टोटल रेवेन्यू का 75% या उससे ज़्यादा का हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है फॉरेन एक्सचेंज में, अगर ऐसी कोई कंपनी है तो उसको कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, नहीं कराना इसको, ठीक है। ऐसी कंपनी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रही है
और ऐसी कंपनी जो कि एंगेज्ड है इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट। ऐसी कंपनी जो खुद की इलेक्ट्रिसिटी खुद ही जनरेट करती है उसको भी कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। तो 3 कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना कॉस्ट ऑडिट भी कंप्लीट हो गया है, एक बार इसको पढ़ लेना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। वी आर एट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मतलब कोई भी कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है। सेक्शन 139 ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसमें ऑडिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑडिटर, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या है कि जो कंपनी चालू होने के बाद में जो पहला ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है उसको कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर, और उसके बाद में जितने भी ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं उनको कहते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑडिटर के केस में। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर इसमें 2 चीजें हैं, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, अपॉइंटमेंट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, कब करेंगे, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, 30 दिन के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाए तो 90 दिन के अंदर मेंबर्स जो है वो ईजीएम में अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी हो तो 30-90 का लिमिट है, 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। अगर बोर्ड ने नहीं किया तो 90 दिन के अंदर मेंबर्स करेंगे ईजीएम में। ठीक है, जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उसको वो कब तक, अब उसका टेन्योर क्या रहेगा, नेक्स्ट एजीएम तक। ठीक है, तो होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम कंक्लूड होने तक वो ऑफिस में रहेगा। तो 1 साल खत्म होने के बाद में जब पहला एजीएम होगा वहां तक वो ऑफिस उसका रहेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है फर्स्ट ऑडिटर। अभी गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, तो इसमें क्या है, वो बोलता है कि अपॉइंटमेंट बाय सीएजी विद इन 60 डेज। जैसे कि इसमें देखा था कि 30 दिन के अंदर बोर्ड करेगा, वैसे ही यहाँ पे 60 डेज के अंदर सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे। उसके बाद में अगर वो नहीं कर पाए तो 30 दिन के अंदर बोर्ड करेगा। ठीक है, और अगर बोर्ड भी नहीं कर पाए तो 60 डेज के अंदर मेंबर्स करेंगे ईजीएम में। तो फर्स्ट ऑडिटर अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी की बात करी जाए तो 60, 30 और 60 ये लिमिट है। और अगर फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करी जाए तो 30-90 का लिमिट है। सिंपल है, 30-90 और 60, 30 और 60। ठीक है, ऐसा आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। उसके बाद में ये भी सेम नेक्स्ट एजीएम तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा। अब आते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर के ऊपर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर बहुत सिंपल है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे, मेंबर्स अपॉइंट करेंगे हर एजीएम में, एवरी एजीएम में मेंबर्स ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है वो फर्स्ट एजीएम मतलब जिस एजीएम में वो अपॉइंट हुआ है वहां से लेके 6th एजीएम तक वो अपने ऑफिस होल्ड कर सकता है, मतलब 5 साल। ठीक है ना, तो 5 इयर्स तक यहाँ पे वो अपनी ऑफिस जो है वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद में आता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय सीएजी विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ईयर। कोई भी साल चालू होने के 180 दिन के अंदर सीएजी उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, 180 दिन के अंदर सीएजी उसको अपॉइंट करेगा और वो वो जो है नेक्स्ट एजीएम तक अपने ऑफिस को होल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करी जाए तो 5 साल का क्राइटेरिया नहीं है, हर साल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करी जाए तो 1 साल अपॉइंट कर दिया तो फिर 5 साल तक वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है वहां से। ठीक है ना, चलो तो फर्स्ट ऑडिटर ये किसने किया था, 30-90 और 60-30-60। चलो ये हो गया पूरा। अब आता है फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी कैसे होगा, 2 तरह की कंपनीज है, एक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 दिन के अंदर बोर्ड फिल करेगा। क्या करेगा, 30 दिन के अंदर बोर्ड फिल करेगा। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 30 दिन के अंदर सीएजी फिल करेगा। देखो गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहला राइट सीएजी का है, सीएजी के बाद में बोर्ड आता है। हमने फर्स्ट ऑर्डर में भी देखा 60 डेज के अंदर सीएजी करेगा, 30 दिन के अंदर बोर्ड करेगा और 60 डेज के अंदर मेंबर्स करेंगे। वैसे ही अगर हम कैजुअल वैकेंसी बात करें तो 30 दिन के अंदर बोर्ड को फिल करना है और गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो 30 दिन के अंदर सीएजी को फिल करना है। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद में अगर सीएजी 30 दिन के अंदर फिल नहीं करता तो फिर बोर्ड फिल करेगा 30 दिन के अंदर। बहुत सिंपल है ना। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी की हमने कैजुअल वैकेंसी की बात कर ली। अभी इसी क्या बोलता है, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन
अपॉइंटमेंट बाय बीओडी शुड बी अप्रूव्ड बाय कंपनी एट एजीएम। अगर मान लीजिए जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुआ है वो रेजिग्नेशन के कारण से हुआ है कि ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया कि भाई मेरे को काम नहीं करना है, तो अगर ऐसा है तो फिर अगर ऐसा है इसका मतलब कुछ ना कुछ बोर्ड ने गलती करी होंगी, बोर्ड ने कुछ ना कुछ मिसचीफ करी होंगी, बोर्ड ने ऑडिटर का सपोर्ट नहीं किया होगा ऑडिट के दौरान, ऐसा हो सकता है ना। तो इस केसेस में अगर बोर्ड ही नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंस का इशू हो जाएगा। इसके लिए वो लोग ने एक क्लॉज डाला है कि अगर रेजिग्नेशन के कारण कैजुअल वैकेंसी अराइज होता है तो बोर्ड अपॉइंट तो करेगा, लेकिन बोर्ड के जो अपॉइंटमेंट बोर्ड ने किया है उसको कंपनी को एजीएम में अप्रूव करना पड़ेगा कि भी हाँ ठीक है, हम बोर्ड ने जो नया ऑडिटर अपॉइंट किया है उससे हम लोग सहमति हमारी है। ठीक है, तो रेजिग्नेशन के केस में एक स्पेशल क्लॉज आ जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के ऊपर। ठीक है, हमने ये देख लिया कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन सी कंपनी में कौन अपॉइंटमेंट करने के लिए एलिजिबल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक ऑडिटर अगर अपॉइंट किया जाता है तो वो कितने साल तक अपने ऑफिस में रह सकता है, वो हमने देख लिया कि अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करी जाए तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 5 साल तक रह सकता है और गवर्नमेंट कंपनी में हर साल में सीएजी को नया अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए आपका कोई भी ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो गया, मान लीजिए 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया, तो क्या वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता या नहीं हो सकता, वो हम अभी हाँ पढ़ेंगे। तो क्लास ऑफ कंपनीज फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो हर लिस्टेड कंपनी को ये रूल एप्लीकेबल है जो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर लिस्टेड कंपनी को, अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो फिर वो उसको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है और उसमें ऑडिटर कितने बार भी रीअपॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो ये रूल एप्लीकेबल है, एक्सक्लूडिंग 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। 1% कंपनी हो या स्मॉल कंपनी हो उसको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये रूल एप्लीकेबल किसको है, ओनली लिस्टेड कंपनी को। ठीक है, अभी इसके बाद में अगर लिस्टेड कंपनी के अलावा कंपनीज है, ठीक है, तो उनको ये नीचे दिए गए क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर लेते हैं तो उनको भी ये रूल एप्लीकेबल है। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर किसको एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनीज को तो सर आंख बंद करके एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके अलावा सर 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा जो कंपनीज है उन अगर वो ये नीचे दिए गए क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर लेते हैं तो उनको भी ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी क्या कंडीशंस है, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यहाँ पे अनलिस्टेड वर्ड क्यों यूज है, क्योंकि लिस्टेड तो कवर्ड है ही ना, अब हम बात कर रहे हैं अनलिस्टेड की, करेक्ट ना। तो ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर। कोई भी पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है और उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, हैविंग पब्लिक बोराइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ ₹50 करोड़ और रुपीज मोर। ठीक है, कोई भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, अगर उनका पब्लिक बोरिंग या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, किसी से भी उन्होंने बोरिंग ले रखा है 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उनको भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का रूल एप्लीकेबल हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल है। अनलिस्टेड में दो तरह की कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा का पेड अप कैपिटल है तो उसको एप्लीकेबल हो गया। अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का पेड अप कैपिटल है तो उसको एप्लीकेबल हो गया। और इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, अगर कोई भी कंपनी हो जिसका बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो उसको भी ये रूल एप्लीकेबल हो गए। तो 10 50 50 ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो 10 50 और 50 50 सिंपल। चलो अभी क्या रूल है, एज पर सेक्शन 139(2), एज पर सेक्शन 139(2), ठीक है, नो लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मेंशन्ड अबव। ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा कि एक तो लिस्टेड कंपनी और बाकी फिर अनलिस्टेड कंपनी में जो भी इन ऊपर दिए गए क्राइटेरिया में फिट हो जाती है वो कंपनी। ठीक है, तो शेल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। वो बोलता है कि एक अगर आपने कोई ऑडिटर अपॉइंट किया है और वो ऑडिटर इंडिविजुअल है, मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो उसको आप एक टर्म से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब अगर 5 साल का उसका टेन्योर खत्म हो गया तो उसको फिर आप नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते, बस वो 5 साल के लिए ही अपॉइंट हो सकता है। और अगर कोई आपने ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया है तो वो 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब 2 टर्म्स ऑफ 5 इयर्स वो बैक टू बैक अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कंसेक्यूटिव ईयर्स यूज करा हुआ है। क्या यूज किया हुआ है, कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब 5 लगातार ईयर्स। ठीक है, तो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स को ये लोग एक टर्म बोलते हैं।
ठीक है ना, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स को ये लोग एक टर्म बोलते हैं। तो अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो 1 टर्म के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, और अगर ऑडिट फर्म है तो 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये चार्ट रिवीजन लेक्चर है, इसके लिए मैं इसमें एक्सप्लेनेशन लिमिटेड रख रहा हूँ, मैं आपको केवल इस पर्पज इसका आपको रिवाइज कराना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आता है कि कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमेटी रखना है, कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमेटी कंपलसरी है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। इसमें क्या क्या है, इसमें 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल है और 100 करोड़ का टर्नओवर है और 50 करोड़ की बोरिंग है। बहुत सिंपल है। तो 10, 100, 50, 10, 100, 50। तो ऑल पब्लिक कंपनीज, सारी पब्लिक कंपनीज, देखो लिस्टेड का पब्लिक कंपनी को तो ऑडिट कमेटी रखना ही है, उनमें कोई मनी क्राइटेरिया है ही नहीं। ये अनलिस्टेड के बारे में बात हो रही है। तो ऑल पब्लिक कंपनीज विद पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, ऑल पब्लिक कंपनी हैविंग बोरिंग एक्सीडिंग रुपीज 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ से ज्यादा। देखो बोरिंग में ध्यान देना, बोरिंग में एक्सीडिंग यूज करा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू यूज नहीं करा हुआ है। तो अगर 50 करोड़ की बोरिंग है तो ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट आता नहीं है। ये स्पेशल फीचर ऑडिट कमेटी का, ये ध्यान रखना बच्चों। 50 करोड़ से ज्यादा की बोरिंग है तो ही ये एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में लिस्टेड को तो है ही है, अनलिस्टेड में ये 3 क्राइटेरिया है कि 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल, 100 करोड़ का टर्नओवर और 50 करोड़ से ज्यादा का बोरिंग। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे जो हमने ऊपर अपॉइंटमेंट का पढ़ा था इसके पहले, उसमें एक ही ब्लू बॉक्स है जो कि थोड़े कुछ स्पेशल फीचर्स अपॉइंटमेंट को लेके, ये आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसर्न ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑडिटर। ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था कि फर्स्ट ऑडिटर या सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम लोग अपॉइंट करते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट करने के पहले एक रिटन कंसर्न, एक लिखित में कुछ चीजें आपको ऑडिटर से लेनी होती है। ठीक है, और एक सर्टिफिकेट आपको ऑडिटर से लेना होता है। ठीक है, तो वो जो सर्टिफिकेट आपको ऑडिटर से लेना होता है ना, उसके कंटेंट क्या है, क्या क्या उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, पहला क्या है, दैट द इंडिविजुअल और फर्म एज द केस में बी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। जो भी हो, इंडिविजुअल फर्म हो या फिर सीए पार्टनरशिप फर्म हो, जो भी हो, एज द केस में भी वो लोग एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा था ना 141(3) के डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन उनको अट्रैक्ट नहीं होते, ऐसा वो सर्टिफिकेट पे लिख के देंगे। सेकंड क्या है कि द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड इन दैट। ये एक ब्रॉड क्लॉज है कि जो हम लोग अपॉइंटमेंट अभी करने वाले हैं ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से रहेगा, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ये भी वो सर्टिफिकेट पे लिख के देंगे। द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स लेड डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ दैट। जो एक्ट के अंदर बोला है कि एक सीए फर्म पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा ऑडिट नहीं ले सकती। ठीक है, मतलब 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो भी लिमिट है उसके अंडर ही आपका अपॉइंटमेंट रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके 20 कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया और हमारा ऑडिट आपने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, तो वो सर्टिफिकेट पे लिख के देगी द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स लेड डाउन अंडर दैट। ठीक है, द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर और ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स। प्रोफेशनल मैटर्स को लेके अगर आपकी फर्म के ऊपर या आपके फर्म के कोई भी पार्टनर के ऊपर, ठीक है, या अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो इंडिविजुअल ऑडिटर के ऊपर कोई भी अगर प्रोसीडिंग चालू है, मतलब कोर्ट केस चालू है इन रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स, ठीक है, तो वो भी आप सर्टिफिकेट पे लिख के दोगे। तो क्या 4 चीजें हैं कि हमारा अपॉइंटमेंट एज पर द एक्ट होगा, विद इन द लिमिट्स लेड डाउन अंडर द एक्ट होगा, कोई प्रोसीडिंग रहेंगे तो हम वो देंगे। उसके अलावा हमारा अपॉइंटमेंट जो है हम लोग एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए और हम लोग डिस्क्वालीफाइड नहीं है। ठीक है, चलो ये अपना सारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नाउ विल कम टू सेक्शन 177। अभी हमने ऊपर देखा कि ऑडिट कमेटी कौन कौन किस किस को ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है, ये हमने ऊपर देख लिया है ना। इसमें हमने देखा 10 करोड़ का ओनली पब्लिक कंपनीज को एप्लीकेबल है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी एप्लीकेबल है ये, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 10 करोड़, 100 करोड़ और 50 करोड़, ऐसे 3 लिमिट है। 10 करोड़ पेड अप कैपिटल, 100 करोड़ टर्नओवर और 50 करोड़ का बोरिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऑडिट कमेटी की क्या क्या, ऑडिट कमेटी को लेके क्या क्या रूल्स उनके हैं और क्या क्या प्रोविजन ऑडिट कमेटी को लेके स्टडी मटेरियल में है। अभी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177, सेक्शन 177 है ऑडिट कमेटी का। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, देखो मैंने जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर की लिस्ट दी है वो प्लीज आप लर्न कर लेना, ठीक है। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 ऑफ ऑडिट कमेटी परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस इंक्लूडिंग मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर किसको अपॉइंट करना चाहिए उसका रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी करती है, कितने टर्म के लिए करना चाहिए वो भी ऑडिट कमेटी करती है, और कितना अमाउंट उसको रेम्यूनरेशन देना चाहिए वो भी ऑडिट कमेटी रेकमेंड करती है, ठीक है। रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है नहीं कर रहा वो भी वो रिव्यू करती है और मॉनिटर करती है, और एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट दे रहा हूँ।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने हैं उनका एग्जामिनेशन भी ऑडिट कमेटी करती है, और ऑडिटर ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसका एग्जामिनेशन भी ऑडिट कमेटी करती है। तो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑडिट कमेटी करती है, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। उसके अलावा एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा मॉनिटरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। उसके बाद में इट कंसिस्ट, अभी कंपोजिशन क्या है ऑडिट कमेटी का, इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी के अंदर 3 डायरेक्टर मिनिमम होंगे, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होंगे वो मेजोरिटी होंगे, मतलब 3 में से 2 डायरेक्टर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। बिसाइड्स ऑडिट कमेटी ऑल्सो परफॉर्म्स अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑडिट कमेटी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो 3 डायरेक्टर, उसमें से मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आता है मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अभी किस तरीके से एक्चुअली ऑडिटर सिलेक्ट किया जाता है। सर आपने बोला कि ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है, आपने बोला बोर्ड अपॉइंट करती है, आपने बोला बोर्ड अगर नहीं कर पाए तो मेंबर करते हैं एजीएम के अंदर। ये एक्चुअली होता कैसे है वो हम लोग देखेंगे। द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एजीएम शैल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। ये आपको पता है। वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट द ऑडिट कमेटी, अगर कोई कंपनी को ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करने का रिक्वायरमेंट आता है तो द कमेटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज ऑडिटर टू द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन। तो ऑडिट कमेटी को क्या करना चाहिए, बोर्ड को रिकमेंड करना चाहिए कि हम ये सीए फर्म को अपॉइंट करना आपको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सीए फर्म अपॉइंट हो, ठीक है। तो बोर्ड को एक सुझाव उन्होंने दे दिया। एंड इन अदर केसेस अगर ऑडिट कमेटी आपको एप्लीकेबल नहीं है, आपको ऑडिट कमेटी आप ऊपर के जो लिमिट्स है 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ में फॉलो नहीं होते हो, तो आपको ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केसेस में बोर्ड शैल कंसीडर एंड रिकमेंड एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज ऑडिटर टू द मेंबर्स इन द एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। तो उस केसेस में क्या करेगा, बोर्ड खुद कोई भी सीए फर्म को या सीए इंडिविजुअल सीए को रिकमेंड कर देगा टू द मेंबर्स इन द एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट। क्योंकि अपॉइंटमेंट तो कौन करता है, अपॉइंटमेंट तो मेंबर ही करते हैं। सी फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड करता है, नहीं तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो मेंबर्स ही करते हैं एजीएम के अंदर, ठीक है ना। तो अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड डायरेक्टली खुद ही रिकमेंड कर देगा मेंबर्स को, और अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी खुद बोर्ड को रिकमेंड करेगा और फिर बोर्ड उस हिसाब से आगे मेंबर को रिकमेंड करेगा। इफ बोर्ड एग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, अगर बोर्ड ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से एग्री करता है कि ठीक है आपने जो नाम बोला है वो हमको चलता अच्छा नाम है, तो वो क्या करेगा, वो फिर आगे मेंबर्स को रिकमेंड कर देगा। क्योंकि अल्टीमेटली अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, मेंबर्स कर रहे हैं एजीएम के अंदर, करेक्ट है ना। तो अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड करेगा, और बोर्ड को अगर ठीक लग रहा है तो बोर्ड फिर आगे मेंबर्स को एजीएम में रिकमेंड करेगा कि भाई ऑडिट कमेटी में ये नाम दिए हैं और हम भी ये नाम से सहमत है, अभी आप देख लो आपको इसको अपॉइंट करना है या नहीं करना है। अगर बोर्ड डिसएग्री करता है, बोर्ड बोलता है कि नहीं आपने जो नाम दिया हमको जच नहीं रहा, अगर बोर्ड डिसएग्री करता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी इट शैल रेफर बैक द रिकमेंडेशन टू द कमेटी। तो उसने फिर से ऑडिट कमेटी को नाम भेज देने चाहिए कि आप इसको रिकंसिडर करिए, आप नाम चेंज करके कोई दूसरा नाम हमको दे दीजिए, ठीक है, कोई दूसरे सीए फर्म का नाम हमको दे दीजिए। इफ द ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसीडरिंग द रीजंस गिवन बाय द बोर्ड, और बोर्ड जब ये रेफर बैक कर रहा है कि भाई प्लीज आप अपना नाम चेंज करिए, हमको ये सीए फर्म जम नहीं रही, तो वो रीजन भी देगा ना क्यों नहीं जम रही, सिर्फ मन से ही नहीं जम रही तो क्यों नहीं जम रही। तो इफ द ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसीडरिंग द रीजंस गिवन बाय द बोर्ड डिसाइड्स नॉट टू रिकंसीडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन, वो बोलता है कि नहीं भाई हमने जो बोला वो सही है, हम रिकंसीडर नहीं करेंगे, हमको यही सीएफ हमको अपॉइंट करवाना है, तो बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट विद द कमेटी एंड सेंड इट्स ओन रिकमेंडेशन। तो उस केस में क्या करेगा, बोर्ड लिख लेगा कि वो डिसएग्री क्यों कर रहा था ये नाम से, और बोर्ड खुद का नाम आगे मेंबर्स को भेज देगा। मतलब ऑडिट कमेटी की इतनी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी डिसएग्री करता तो डिसएग्री करते रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम बोर्ड के पास में ज्यादा पावर है, बोर्ड अपना नाम मेंबर्स को भेज देगा, लेकिन बोर्ड रिकॉर्ड कर लेगा कि क्या रीजन था कि बोर्ड डिसएग्री कर रहा था ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से, ठीक है। चलो अब आते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर। रिमूवल ऑफ ऑडिटर का सेक्शन नंबर है 140, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का सेक्शन नंबर था 139, ठीक है। अपॉइंटमेंट 139 में डिस्कस किया तो 140 में रिमूवल डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 द ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर 139 मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही वो रिमूव करा जा सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन से ही वो रिमूव करा जा सकता है। एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड इन फॉर्म ADT2। अभी रिमूवल करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करना होता है फॉर्म नंबर ADT2 में कि भी हमको इस ऑडिटर को रिमूव करना है, ठीक है। एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड।
बोर्ड ने जो रेजोल्यूशन पास किया, देखो प्रोसेस क्या होगा बच्चों कि पहला बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा कि भाई हमको इसको रिमूव करना है, फिर बोर्ड मेंबर्स के पास में ईजीएम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ले जाएगा, ठीक है, ताकि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा ली मेंबर से कि मेंबर्स भी बोल रहे हैं कि हाँ इसको रिमूव करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि बोर्ड पहले खुद का रेजोल्यूशन पास कर ले, फिर मेंबर्स के पास में जाए और मेंबर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा ले, ठीक है, ये 2 स्टेप है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कब करनी है, जब बोर्ड ने खुद का रेजोल्यूशन पास कर लिया, वहां से 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एप्लीकेशन कर देनी है। द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो चेन ऑफ इवेंट्स क्या है, पहला बोर्ड खुद का रेजोल्यूशन पास करेगा, वहां से मैं यहाँ पे तो बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, वहां से 30 days के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल मिलने के बाद में 60 days के अंदर हम लोग मेंबर्स का मीटिंग होल्ड करेंगे और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेंगे। सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है, आप फॉर्म नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लोगे, उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 days में आपको एप्लीकेशन करना है फ्रॉम द बोर्ड रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलने के बाद में 60 days के अंदर ईजीएम होल्ड करना है और मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना है, ठीक है। चलो अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ठीक है। अभी क्या है, जैसा हमने कहा कि कोई भी ऑडिटर जब अपॉइंट होता है तो वो, अगर मैं बात करूँ नॉन गवर्नमेंट कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी में तो हर साल अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, 180 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, कौन करता है, सीएजी करता है। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करी जाए तो 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, राइट, है ना, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट 6th एजीएम, ठीक है, मतलब 5 years का अपॉइंटमेंट होता है। तो पर हर साल क्या करना होता है, हर साल मेंबर्स को रेटिफाई करना होता है कि भी हाँ यही हम लोग इसी ऑडिटर को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो 5 साल तक उसका अपॉइंटमेंट फिक्स है, वो तो पक्की बात है, लेकिन हर साल क्या होता है, मेंबर्स उसको रेटिफाई करते हैं कि भी हाँ हम लोग इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे ही 5th ईयर हो गया, फिर उसके बाद में वो जो हमारा रोटेशन वाला सेक्शन था वो अप्लाई हो जाता है। अभी क्या है, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट एन एजीएम अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अगर रिटायरिंग ऑडिटर जो है उसके अलावा किसी को अपॉइंट करना है तो एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल नोटिस क्या होता है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा सारे मेंबर्स को, ठीक है, फॉर अ रेजोल्यूशन एट एन एजीएम अपॉइंटिंग ए ऑडिटर एज अ पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। On receipt of notice of such resolution, the company shall forthwith send a copy thereof to the retiring auditor, ठीक है। जैसे ये स्पेशल नोटिस कंपनी को मिला तो कंपनी ने क्या करना चाहिए, कंपनी को रिटायरिंग ऑडिटर को भी वो नोटिस भेज देना चाहिए कि भी ऐसा एक स्पेशल नोटिस सर्कुलेट हो रहा है जिसमें आपको निकालने की बात करी जा रही है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं करा जाएगा, तो उसका एक नोटिस आपको ऑडिटर को भी देना चाहिए कंपनी को। Where notice is given of such a resolution and the retiring auditor makes with respect thereto representation in writing to the company, ठीक है, and request its notification to the members of the company। मतलब क्या बोल रहा है वो कि अगर ऐसा कोई रिसिप्ट मिलता है रिटायरिंग ऑडिटर को कंपनी की तरफ से, ऐसा कोई नोटिस मिलता है कि भाई आपको आगे अपॉइंट नहीं करा जाएगा, ठीक है, किसी और को अपॉइंट करने की बात हो रही है, और जो रिटायरिंग ऑडिटर है वो चाहता है कि भाई उसका जो व्यू पॉइंट है कि मेरे को क्यों अपॉइंट नहीं कर, उसको कुछ अगर बोलना है कंपनी को, उसको कुछ अगर मेंबर्स को बोलना है, और वो लिखित में कोई लेटर लिख के देता है, एकदम भावुक इमोशनल लेटर लिख के देता है, ठीक है, तो कंपनी को वो लेटर एक्सेप्ट करना है। तो वो यही बोल रहा है कि वेयर नोटिस इज गिवन ऑफ सच ए रेजोल्यूशन एंड द रिटायरिंग ऑडिटर मेक्स विद रिस्पेक्ट देयर टू रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, ठीक है, in writing to the company and request its notification to the members of the company। और ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेंबर्स को भी मेरा ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप दे दो, ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है ऑडिटर कंपनी को, ठीक है। द कंपनी शैल अनलेस द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड बाय इट टू लेट फॉर इट टू डू सो, अनलेस की वो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही लेट दे रहा है ऑडिटर, मतलब बहुत ही एकदम मीटिंग के पास में दे रहा है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पहले दे रहा है तो कंपनी को मेंबर्स को वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी शेयर करना चाहिए कि भाई हमने आपको स्पेशल नोटिस दी है कि रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना है और उसने ये रिप्रेजेंटेशन हमको दिया है, ये भी आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो द कंपनी शैल अनलेस द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड बाय टू लेट फॉर डू सो in any notice of the resolution given to the members of the company state the fact of the representation having been made,
ठीक है, कि भाई ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ये फैक्ट नोटिस में लिख दो। कोई भी उसके आगे कोई भी नोटिस आप मेंबर को सर्कुलेट कर रहे हो तो उसमें लिख दो कि जो पिछला नोटिस सर्कुलेट किया था जिसमें रिटायरिंग ऑडिटर को हमको नहीं अपॉइंट करना था, उससे रिलेटेड ऑडिटर ने एक रिप्रेजेंटेशन किया है, उसका जो वो मेंशनिंग कर दो। सेंड अ कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, हर एक मेंबर को रिप्रेजेंटेशन का फोटोकॉपी सेंड कर दो। टू हुम नोटिस ऑफ द मीटिंग इज सेंट, whether before or after the receipt of representation by the company, and if a company if a copy of the representation is not sent as aforesaid because it was received too late, अगर बहुत ही लेट रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने दिया कंपनी को तो ऑडिटर में रिक्वायर दैट द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट द मीटिंग। तो ऑडिटर ये बोल सकता है कि हम मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो एजीएम में आप जोर की लाउड स्पीकर पे रीड करो कि मेरे रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये कब करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन बहुत ही लेट रिसीव हुआ और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सारे मेंबर को उसको कॉपी देना, ठीक है ना, सिंपल है। तो अगर रिटायरिंग ऑर्डर के अलावा किसी को अपॉइंट करना है तो क्या क्या है, एक तो स्पेशल नोटिस चाहिए, ठीक है, और वो स्पेशल नोटिस जो है कंपनी शुड सेंड स्पेशल नोटिस टू द रिटायरिंग ऑडिटर एज वेल। Returning auditor can make a representation to the company and it can require the company to send this representation to all the members of the company, ठीक है। Unless the representation is received too late, the company should mention the fact of the representation received in any notice, in any further notice, and company should send the photocopy of the representation to every member of the company, ठीक है। If the photocopy is received too late and it is not practically possible to send the photocopy of the representation to every member, then the auditor can request the company and can require the company to read out the representation loudly at the meeting, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटायरिंग। उसके बाद में आता है अपना सीलिंग, ये भी बहुत अच्छा है। सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, वो सर्टिफिकेट में वो लिख के दे रहा था कि मेरे जो द ऑडिट विल बी विद इन द लिमिट्स लेड डाउन इन द एक्ट, उस वो ये है। सेक्शन 141(3)(g states that the following person shall not be eligible for appointment as an auditor of the company, that is a person who is in full time employment elsewhere or a person or a partner of a firm holding appointment as its auditor if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding as an auditor of more than 20 companies, ठीक है। 20 कंपनी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 20 कंपनीज से ज्यादा अगर वो ऑडिट होल्ड कर रहा है तो वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। अभी इसमें 20 कंपनीज के काउंटिंग में कुछ कंपनीज को हमको एक्सक्लूड करना है। वो क्या है, 1% कंपनी, डोरमेंट कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, इनको हम लोग कैलकुलेशन में काउंटिंग में नहीं लेंगे, ठीक है। 20 की काउंटिंग में इनको नहीं लेंगे। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी को काउंटिंग में लेंगे, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी को काउंटिंग में नहीं लेंगे। वो कुछ मतलब क्या है वो देखते हैं। तो प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका 100 करोड़ से कम का, अगर 100 करोड़ है तो 20 की काउंटिंग में आएगा, 100 करोड़ से कम का अगर पेड अप कैपिटल है तो वो 20 की काउंटिंग में नहीं आएगा। तो सिंपल है। तो 20 कंपनीज का आप ऑडिट होल्ड कर सकते हो। 20 कंपनीज में आप काउंटिंग करते वक्त 1% गवर्नमेंट और स्मॉल कंपनीज को नहीं काउंट करोगे, और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है उसको भी काउंट नहीं करोगे। उसके अलावा सारी कंपनीज को 20 के लिमिट में काउंट करोगे। एज पर सेक्शन 141(3)(g दिस लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट इज पर पर्सन। ये जो 20 कंपनी की जो लिमिट है ना, 20 ऑडिट की जो लिमिट है ना, ये पर पर्सन है। तो एक सीए फर्म के अंदर अगर 3 पार्टनर है तो 20 × 3 60 कंपनी ऑडिट्स का लिमिट उस सीए फर्म को मिल जाता है। इन द केस ऑफ ऑडिट फर्म हैविंग 3 पार्टनर्स द ओवरऑल सीलिंग विल बी 3 × 20 60 कंपनी ऑडिट्स, ठीक है। चलो, पावर एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर, ठीक है। ये मैंने हेडिंग कवर करी है स्टडी मटेरियल के अंदर। इसमें पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, वो आप गो थ्रू कर सकते हो। हालांकि उतने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। पावर ऑब्लिक राइट्स ऑफ ऑडिटर क्या है। एक तो राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, ऑडिटर को कंपनी के सारे बुक्स का एक्सेस है, वो कुछ भी बुक्स को देख सकता है। राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर से, कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय से जितनी चाहे उतनी इन्फॉर्मेशन, जितना चाहे उतना एक्सप्लेनेशन वो मांग सकता है, ठीक है। राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम, जो उसने अकाउंट्स एग्जामिन किए हैं उस पर रिपोर्ट भी वो मेंबर्स को करेगा। राइट टू रिसीव नोटिस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग, उसको जनरल मीटिंग का नोटिस मिलना चाहिए और उसको अटेंड करने का भी राइट है। और राइट टू लीन, ठीक है, उसके वर्किंग पेपर्स पे उसका राइट टू लीन भी है। तो ये कुछ राइट्स ऑडिटर के हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑडिटर का ड्यूटी क्या क्या है, ठीक है। ऑडिटर के ड्यूटीज में क्या क्या आता है। अब ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर के ऊपर हमको इन टोटलिटी 3 सेक्शंस देखने हैं, ठीक है।
सेक्शन 143 है जो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात करता है, और सेक्शन 143 के अंदर 3 सबसेक्शन हैं जो अलग अलग ड्यूटीज की बात करते हैं, तो हम लोग तीनों को देखेंगे, ठीक है। अभी पहला क्या है, सेक्शन 143। सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर ऑफ कंपनी इन अ क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। बोले बहुत सारी ड्यूटीज पता देता है ये कौन, सेक्शन 143। अभी सेक्शन 143(1) क्या बोलता है, ये सेक्शन 143(1) है। ये क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर। बोल रहा है ऑडिटर को कुछ मैटर्स पे कंपलसरी इंक्वायरी करनी ही है, ठीक है। वो क्या क्या है, पहला है वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपर्ली सिक्योर्ड। जो भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिए हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है या नहीं है, ठीक है। वेदर ट्रांजेक्शंस ऑफ द कंपनी व्हिच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बाय बुक एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी ने जो भी ट्रांजेक्शंस एंटर किए हैं क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए प्रीजुडिशियल है। प्रीजुडिशियल मतलब खराब, कंपनी की इंटरेस्ट की खराब है, मतलब कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, कंपनी के हित में नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, whether loans and advances made by the company have been shown as deposits। कंपनी ने जो लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने लिए हैं या दिए हैं उनको क्या डिपॉजिट्स के हैव बीन शोन एज डिपॉजिट, क्या उनको डिपॉजिट के तौर पे दिखाया है या नहीं दिखाया है। वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट। कंपनी के डायरेक्टर्स के या किसी की भी पर्सनल एक्सपेंसेस हमने पीएनएल में एक्सपेंस आउट किए हैं क्या, अगर किए तो गलत है ना, तो वो भी आपको चेक करना है। whether it is stated that whether it is stated in the books of accounts books of the company that any shares have been allotted for cash, whether the cash have been actually received। अगर कंपनी ने कोई भी इक्विटी शेयर्स का अलॉटमेंट किया है और कैश में किया है तो क्या उसके 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 अगेंस्ट में जो कैश मिलना था वो कंपनी को मिला है या नहीं मिला है, वो भी आपको चेक करना है। इस तरीके से ये 5 पॉइंट आपको चेक करने हैं। क्या क्या 5 पॉइंट है ये, ठीक है। पहला है ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स, ठीक है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट सम ऑफ द मैटर्स इन विच इट इज कंपल्सरी फॉर ऑडिटर एज पर सेक्शन 143(1) टू इंक्वायर फॉर सर्टेन मैटर्स। तो अगर आपने इंक्वायर वर्ड कहीं भी देख लिया तो ये 5 पॉइंट आएंगे। क्या इसमें 2 पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेस के, कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रॉपर्ली सिक्योर्ड, ठीक है, वेदर लोन्स एंड एडवांसेस आर शोन एज डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट है वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज्ड टू द रेवेन्यू अकाउंट। उसके बाद में एक पॉइंट है वेदर द ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और लास्ट पॉइंट है इक्विटी शेयर का। सिंपल है, बहुत इजी पॉइंट्स है। अब आते हैं 143(2) के ऊपर, ठीक है। ड्यूटी टू रिपोर्ट, पहला है अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143(2) द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, ठीक है। 142 के अंदर ऑडिटर को एक रिपोर्ट कंपनी को करनी है, ठीक है, कि भाई जो भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी के दे रहे हैं नहीं दे रहे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर है या नहीं है। और रिपोर्ट मतलब ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं सेक्शन ऐसे 700 की जो हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये उसकी बात करें तो 142 जो है वो एकदम सिंपल है। वो बोलता है कि ऑडिटर का ड्यूटी है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है मेंबर्स ऑफ द कंपनी को इन रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। ये तो करना ही है, इसी के लिए पूरा ऑडिट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन उसके अलावा क्या बोलता है कि उसको फॉलोइंग मैटर्स के लिए भी उसको रिपोर्टिंग कंपनी को करनी है, मेंबर्स को करनी है। वो मैटर्स क्या क्या है, वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज्ड द इम्पैक्ट इफ एनी ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशन। कंपनी का कोई भी पेंडिंग कोर्ट केस चल रहा है अगर, तो उसका इम्पैक्ट क्या कंपनी ने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है वो आपको बताना है, वेदर द इम्पैक्ट हैज बीन डिस्क्लोज्ड और नॉट। और सेकंड पॉइंट क्या है, वेदर द कंपनी हैज मेड प्रोविजंस एज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस। क्या कंपनी ने मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस के लेके प्रोविजन किया है या नहीं किया है, ठीक है, वो भी आपको बताना है। और थर्ड है वेदर देयर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो आईपीएफ में अमाउंट जो ट्रांसफर करना था क्या वो अमाउंट ट्रांसफर करने में कोई भी डिले हुआ है, तो वो भी आपको बताना है। तो 143(2) में क्या बोलता है वो कि ऑडिटर को रिपोर्ट तो करना है मेंबर्स को। रिपोर्ट में ये 3 पॉइंट कंपलसरी उसको लिखने हैं, ये 3 पॉइंट के बारे में उसको रिपोर्टिंग करनी है। एक पॉइंट लिटिगेशन का है कि इम्पैक्ट ऑफ लिटिगेशन कंपनी ने डिस्क्लोज किया है नहीं किया। एक पॉइंट प्रोविजंस का है कि कंपनी ने सारे प्रोविजन मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस के लिए बना लिए या नहीं बनाए हैं। और एक पॉइंट है वेदर देयर हैज बीन एनी डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट्स टू आईपीएफ। ये 3 पॉइंट है जिस पर उसको रिपोर्टिंग करनी है। ये है 143(2) के पॉइंट्स, ठीक है। अब हम आते हैं 143(3) के ऊपर, ठीक है। अब 143 तो हमने 143(1) में देख लिया, इंक्वायरी के बारे में बोला है। 143(2) में देख लिया कि हमको 3 चीजें कंपलसरी रिपोर्ट में डालनी है। अब आते हैं 143(3) के ऊपर, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल आल्सो स्टेट क्या
ऑडिटर की रिपोर्ट में ये भी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। अब ये थोड़ा अगर एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थोड़ा दिमाग लगाती ना तो 143(2) और 143(3) को भी सेम कर लेती, ठीक है, इसमें कोई इतना बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो नीचे दिए गई चीजें ना ये ऑडिटर की रिपोर्ट में आनी चाहिए। ऑडिटर की रिपोर्ट में नीचे दिए गई चीजें के बारे में बोलना चाहिए। पहला क्या है, वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन उसको ऑडिट के दौरान लग रहे थे वो सब उसने ले लिए और वो सब उसको मिल गए। ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट ने कुछ दिया नहीं उसको, तो वो उसको लिखना है कि यस आई हैव सॉट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नीडेड फॉर द ऑडिट, ठीक है। फिर वेदर इन हिज ओपिनियन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी। लॉ के हिसाब से जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने चाहिए थे, क्या कंपनी ने वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं या नहीं किए। जैसे मालूम पड़ा सेल्स रजिस्टर कंपनी ने मेंटेन ही नहीं किया, परचेज रजिस्टर कंपनी ने मेंटेन ही नहीं किया, ठीक है। वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी by audited by a person other than a company's auditor has been sent to him। अगर कंपनी की कोई ब्रांच ऑफिस है जिसका ऑडिटर कंपनी का ऑडिटर जो है और ब्रांच ऑफिस का ऑडिटर जो है वो अलग अलग है, तो ब्रांच ऑफिस के ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो कंपनी के ऑडिटर को मिली है या नहीं मिली है, ठीक है, ये भी उसको अपने रिपोर्ट में लिखना है। whether the company's balance sheet and P&L are in agreement with the books of account। जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या बैलेंस शीट और पीएनएल उसके हिसाब से बने हैं कि मान लो बैलेंस शीट पीएनएल में कुछ और ही फिगर्स है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और ही फिगर है। वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्लाई कर रहे हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और लिखा है और कंपनी ने अकाउंटिंग कुछ और तरीके से करी है। Whether any director is disqualified from being appointed as a director under subsection 2 of section 164। 164(2) के हिसाब से कोई भी डायरेक्टर कंपनी का ऐसा तो नहीं है जो डिस्क्वालीफाइड है, ठीक है, और है फिर भी वो डायरेक्टर बना हुआ है, ठीक है। इतने पॉइंट है। उसके बाद में वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। क्या कंपनी के पास में एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है या नहीं है, ठीक है। बस अब ये 6 पॉइंट अपने 7 पॉइंट अपने पास में है। तो अगर एग्जाम में आता है कि स्टेट सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ऑडिटर हैज टू मेंशन एज पर सेक्शन 143(3) इन हिज ऑडिट रिपोर्ट, तो ये पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे। एक पॉइंट था कि मेरे को सारे इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिली या नहीं मिली, ठीक है, तो ऑडिटर को सारे इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिले या नहीं मिले। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लेके 2 पॉइंट थे। एक था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर लॉ मेंटेन है या नहीं है, एक था कि बैलेंस शीट और पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इन कंप्लायंस विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट था कि ब्रांच ऑफिस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या हमको मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो 3 पॉइंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हो गए, एक पॉइंट इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन का हो गया, एक पॉइंट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का हो गया, ठीक है, एक पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और एक पॉइंट आता है डायरेक्टर का कि कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है। बहुत सिंपल है इसको लर्न करना। इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन का 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के 3 पॉइंट हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 1 पॉइंट हो गया, डायरेक्टर वाला 1 पॉइंट हो गया और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का 1 पॉइंट हो गया। अब ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है ना, ये क्या होता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो भी डिपार्टमेंट कंपनी में है जो बैलेंस शीट पीएनएल कैश फ्लो ये सब बना रहा है उनके ऊपर क्या कंट्रोल्स है। कोई मेकर चेकर है या नहीं है कि बस कोई एक बंदा है जो बैलेंस शीट भी बना रहा पीएनएल भी बना रहा सब कर रहा, कोई चेक करने वाला नहीं है। इसको कहते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपके है, ठीक है, मतलब कंपनी में फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी चीजें कंपनी में हो रही है उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल क्या है। तो नॉर्मल इंटरनल कंट्रोल अलग हो गया और फाइनेंशियल जो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन पे जो इंटरनल कंट्रोल है उसको कहते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अभी हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट और एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जो अभी हमने ऊपर देखा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है या नहीं है, ये ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। लेकिन ये रिपोर्टिंग जो है ना वो कुछ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब हर कंपनी के केस में ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करनी है, नहीं तो ऑडिटर पागल हो जाएगा। तो कुछ उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिए हैं, ठीक है। वो एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। ये वो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल तो हर कंपनी में होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो 143(3) में रिपोर्टिंग हमने पढ़ा अभी वो इन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इन कंपनीज का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको वो रिपोर्टिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन कौन है, 1% कंपनी है तो आईएफसी की रिपोर्टिंग ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉल कंपनी है तो आईएफसी की रिपोर्टिंग ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से कम है
या बोरोइंग 25 करोड़ से कम है तो भी उसको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है, ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या है, 50 करोड़ का टर्नओवर 25 करोड़ का बोरिंग, 50 करोड़ का टर्नओवर 25 करोड़ का बोरिंग। तो 50 करोड़ के टर्नओवर से कम का टर्नओवर है तो रिपोर्टिंग करना ऑडिटर के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर 50 करोड़ का टर्नओवर है तो ऑडिटर को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टर्नओवर 50 करोड़ से कम चाहिए, अगर 50 करोड़ है तो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो 50 करोड़ से कम का टर्नओवर, 25 करोड़ से कम की बोरिंग, तो आपको आईएफसी का रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलो उसके बाद में कुछ और भी ड्यूटीज ऑडिटर की है, ड्यूटीज टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पढ़ लेना। ठीक है अब आता है कारो, रिपोर्टिंग अंडर कारो। ये हमारा ऑलमोस्ट अब चैप्टर एंड हो रहा है। ठीक है, कारो हमने बहुत डिटेल में हमारे मेन लेक्चर में पढ़ा है, बहुत ही सही तरीके से हमने उसको पूरा लर्न किया था। यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन कारो का करूंगा। रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ठीक है, क्या है कुछ कंपनी, अभी कारो क्या होता है सर, कारो मतलब क्या होता है कि ऑडिटर को कुछ चीज़ों पे मैंडेटरी रिपोर्टिंग करना होता है। सर अभी आपने 143 में वही तो बताया, 143(1), 143(2), 143 में वही तो चीज़ लिखी है, फिर वापस से कारो क्यों आया? क्योंकि देखो वो जो 143(3) की चीज़ है वो सब तो आपको ऑडिट रिपोर्ट में लिखनी है। ठीक है, और कारो जो है इसमें ये बहुत ही एग्जॉस्टिव है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एमसीए इन सब चीज़ों को मिला के एक सेक्शन बना सकती थी, बट एमसीए को चीज़ें कॉम्प्लिकेट करना है, अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं रहेंगे तो सीए का काम चलेगा नहीं। इसके लिए कारो भी एक तरीके का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। क्या है, कुछ कंपनी से को कारो एप्लीकेबल नहीं होता, बैंकिंग कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के रेगुलेशन एक्ट में अपने आप लिखा हुआ है कि उसको क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है। तो ये कारो जो है वो बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता, 1% और स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता, और सेक्शन 8 कंपनीज मतलब जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज है उनको भी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अभी आता है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी को कारो एप्लीकेबल तो होता, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं होता। वो कंपनी कौन सी है वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और अ होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी चाहे अगर लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो उसको कारो एप्लीकेबल है, करेक्ट ना? क्योंकि पब्लिक कंपनी को लेके कोई भी एग्जाम्पशन ऊपर हमने नहीं देखा। तो पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, एग्जाम में ये एमसीक्यू आ सकता है, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो उसको कारो एप्लीकेबल है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को भी कारो एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज को कारो एप्लीकेबल नहीं है। वो प्राइवेट कंपनीज कौन सी है वो हम अभी देख रहे हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, मान लीजिए ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड जो है ना वो पब्लिक कंपनी है, तो फिर ए लिमिटेड को कारो एप्लीकेबल हो गया। या हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी जो है वो बी लिमिटेड है और उसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो भी एक इसको कारो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, नॉट बीइंग अ होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, हैविंग पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज ऑन बैलेंस शीट डेट। मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल और रिजर्व 1 करोड़ है तो भी उसको कारो एप्लीकेबल नहीं है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उसको कारो एप्लीकेबल हो जाए, लेकिन 1 करोड़ या उससे कम है तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। तो पेड अप कैपिटल या फिर पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स दोनों का मिला के 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोरिंग्स मोर देन और इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, मतलब 1 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है, अगर है तो आपको कारो एप्लीकेबल हो जाता है। तो बोरिंग लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, 1 करोड़ या उससे कम का बोरिंग है तो चलेगा, लेकिन बोरिंग अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे ही पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है तो चल जाएगा, मतलब 1 करोड़ का है तो आपको कारो एप्लीकेबल नहीं है। बोरिंग्स भी अगर 1 करोड़ का है तो कारो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 करोड़ या उससे कम का रेवेन्यू है तो भी कारो एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल है, ऑल क्लियर है। तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स 1 करोड़ या उससे कम रहना चाहिए। ठीक है, बोरिंग 1 करोड़ या उससे कम रहना चाहिए और रेवेन्यू 10 करोड़ या उससे कम रहना चाहिए। ठीक है, 110 ये इक्वल टू और लेस देन है तो फिर कारो एप्लीकेबल नहीं है। सिंपल है, बहुत सॉर्टेड कर दिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कारो के ऊपर। कारो में है क्या क्या। पैराग्राफ 3, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर। ठीक है, नीचे दिए गए मैटर के ऊपर ऑडिटर के ऑडिटर्स रिपोर्ट में होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पहला क्या है, पहला है
अब देखो ये जो क्लॉज नंबर है ना वो आपको याद तो रखने चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम में याद है तो ठीक है, लेकिन आप कारो का क्वेश्चन है तो कैसे लिखोगे, एज पर पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2020, ऐसे लिखोगे एज पर पैरा 3 ऑफ कारो 2020, फिर आपका जो है आंसर चालू हो जाएगा। ये लिखना कंपलसरी है। एंड एज पर रेलेवेंट क्लॉज ऐसे लिख सकते हो अगर आप क्लॉज नंबर लर्न नहीं है तो। पहला क्लॉज क्या क्या है, ए वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंपनी पीपीई के ऊपर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है क्या। वेदर दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स में पीपीई को फिजिकली वेरीफाई किया है या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में सी पॉइंट क्या है, whether any proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any बेनामी प्रॉपर्टी, क्या कंपनी के अंदर बेनामी प्रॉपर्टी को लेके कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी है या पेंडिंग है क्या। तो पहला पॉइंट पीपी को लेके था, उसके अंदर 3 पॉइंट थे कि क्या कंपनी ने सारे पीपी रीजनेबल इंटरवल्स में मैनेजमेंट सारे पीपी का वेरिफिकेशन कर रहा है, क्या कंपनी सारे पीपी का टाइटल होल्ड करता है, whether the company is maintaining proper records, टाइटल मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्या कंपनी सारा प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है पीपी के लिए, और लास्ट है क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स है क्या बेनामी एक्ट के अंदर, ठीक है। तो पहला क्लॉज हमने कार्य कर लिया। सेकंड क्लॉज क्या है, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पहला क्लॉज पीपी को लेके है, दूसरा क्लॉज इन्वेंट्री को लेके है। लेक्चर साथ साथ में ही आप लिख लो क्लॉज का मेन पॉइंट, लाइक लिखो कि पहला फर्स्ट डालो और फिर पीपी लिखो, अभी सेकंड डालो और फिर इन्वेंट्री लिखो। ऐसा आप एक शॉर्ट में लिस्ट बना लो हाथों हाथ, ताकि आप लोग और उसको कभी भी लर्न कर सको। सेकंड क्या है, वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स, क्या रीजनेबल इंटरवल्स में फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री का हुआ है क्या बाय द मैनेजमेंट, एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर फॉर सच वेरिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट, ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन है इसका कवरेज अप्रोप्रिएट है क्या और प्रोसीजर सही है क्या, वो भी आपको ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना है। उसके बाद में बी पॉइंट क्या है, वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर द कंपनी हैज बीन सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज, क्या इस साल कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को 5 करोड़ से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन हुआ है, अगर हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स वेदर द क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स फाइल्ड बाय द कंपनी, ठीक है। करंट एसेट के ऊपर कंपनी को कोई भी वर्किंग कैपिटल लोन दिया है क्या 5 करोड़ से ऊपर, अगर दिया है तो कंपनी ने क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट फाइल किए हैं नहीं किए, ठीक है। बैंक्स में ऐसा होता है कि करंट एसेट के ऊपर कंपनी को वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है तो वो क्वार्टरली रिटर्न्स देना होता है, तो क्या कंपनी ने वो दिया है नहीं दिया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा इन्वेंट्री के लिए था, उसमें मेन था एक फिजिकल वेरिफिकेशन का पॉइंट और एक वर्किंग कैपिटल लिमिट का पॉइंट। अभी थर्ड क्लॉज आता है, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन या फिर प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी और ग्रांटेड एनी लोन्स इन द नेचर ऑफ लोन्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड टू कंपनीज फर्म्स एलएलपीज और एनी अदर पार्टीज। सिंपल सा बोल रहा है वो कि इस साल कंपनी ने कोई भी लोन दिया है, कोई भी इन्वेस्टमेंट दिया करा है, कोई भी गारंटी करी है, तो उसको लेके कुछ आपको रिपोर्टिंग करनी है। द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, तो इस साल एग्रीगेट तौर पे सब्सिडरी को जॉइंट वेंचर्स को और एसोसिएट्स को कितना अमाउंट कंपनी ने दिया है। द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पार्टीज अदर देन सब्सिडरी, और अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट को कितना दिया है। तो मान लीजिए कोई कंपनी ने इस साल के अंदर 10 लाख का लोन दिया है, तो सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर को कितना लोन दिया है और उसके अलावा कंपनी को कितना लोन दिया है या किसी भी व्यक्ति को कितना लोन दिया है, वो आपको एक बाइफर्केशन अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताना है, ताकि जो भी आपके रीडर्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट है उनको मालूम पड़ जाए कि कंपनी ने लोन कितना कितना दिया है और किस किस को दिया है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लोन को लेके। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटीज एंड सिक्योरिटी, जैसा हमने थर्ड वाला पॉइंट पढ़ा, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट में वो उसी इतना पूछ रहा है कि सब्सिडी वगैरह को कितना दिया हुआ है और अदर देन सब्सिडी वगैरह को कितना दिया हुआ है, इतना ही पूछा उसने। फोर्थ पॉइंट में वो क्या पूछ रहा है कि आपने जो भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी और सिक्योरिटी दी है, ठीक है, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 और 186 हैव बीन कंप्लाइड विद, जो 185 और 186 सेक्शन है उसके प्रोविजन को कंप्लाई किया है नहीं किया, वो भी आपको बताना है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और अमाउंट्स विच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट, अगर कंपनी ने इस साल कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, ठीक है, या फिर ऐसा कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट किया, इसको डीम्ड डिपॉजिट कहा जाएगा, वेदर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 to 76 और एनी अदर रेलेवेंट प्रोविजंस आर कंप्लाइड, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट डिपॉजिट को लेके, तो पहला पॉइंट पीपी को लेके था, दूसरा पॉइंट इन्वेंटरी को लेके था, थर्ड पॉइंट लोन्स को लेके था, फोर्थ पॉइंट लोन्स को लेके था कि 185 और 186 सेक्शन को कंप्लाई किया नहीं किया। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है तो आरबीआई के डायरेक्टिव्स कंप्लाई किए नहीं किए, या फिर कोई भी प्रोविजन कंपनी एक्ट का जो एप्लीकेबल है वो कंप्लाई किया है नहीं किया। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट
रिकॉर्ड्स हैज बीन स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना स्पेसिफाई किया था 148 सेक्शन में, और अगर किया है तो क्या ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन है या नहीं है। तो 6th पॉइंट कॉस्ट रिकॉर्ड्स को लेके। 7th पॉइंट है वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। जो भी अनडिस्प्यूटेड, अगर डिस्प्यूटेड है तो कंपनी डिपॉजिट नहीं करेगी क्योंकि कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन अगर अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो क्या कंपनी ने वो रेगुलरली रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को डिपॉजिट किए हैं या नहीं किए। तो ये अपने 7 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। Whether the statutory dues referred to in subclause A have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending. अगर आपने डिस्प्यूट के कारण कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज डिपॉजिट नहीं किया तो आपको बताना है कि उसका क्या अमाउंट इन्वॉल्व है और कहाँ पे वो डिस्प्यूट पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहाँ पे पेंडिंग है। फिर आता है 8th पॉइंट, वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act. ये एक नया पॉइंट है 8वां पॉइंट कि ऐसा कोई भी इनकम अगर है या कोई भी ट्रांजेक्शन है जो पिछले सालों में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था और इस साल हमने सरेंडर किया या उसको डिस्क्लोज किया एज ए इनकम ड्यूरिंग द ईयर एज पर एनी टैक्स असेसमेंट होता है ना, जो 148 या किसी की भी टैक्स असेसमेंट होते, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट होते हैं इनकम टैक्स के, जिसने पुराने जो ट्रांजेक्शन हमें डिस्क्लोज नहीं किए थे वो उसको इस साल एज एन इनकम ट्रीट करते हैं, तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। ठीक है, 8 पॉइंट हमने अभी तक देख लिए। अभी 9th पॉइंट क्या है, whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowings or in payment of interest thereon to any lender। कंपनी ने किसी से लोन लिया होगा, ठीक है, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है क्या उस लोन के रीपेमेंट में, या फिर कोई बोरिंग के रीपेमेंट में, या फिर उस पे लोन पे लगने वाले इंटरेस्ट के रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया है क्या, तो आपको यह मेंशन करना है। बी पॉइंट क्या है, whether the company is declared a willful defaulter। कंपनी ने हाथ खड़े कर दिया कि अब मैं कोई पैसा दूंगा नहीं। सी क्या है, whether the term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained। कंपनी ने अगर कोई टर्म लोन लिया है, ठीक है, तो जिस पर्पस के लिए वो टर्म लोन लिया था क्या उसी पर्पस के लिए अप्लाई किया। कंपनी ने बिल्डिंग बनाने के लिए टर्म लोन लिया और मालूम पड़ रहा है कंपनी उससे रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ठीक है। whether the funds raised on short term basis have been utilized for long term purposes। अगर कोई फंड हमने 1 साल के लिए 2 साल के लिए लिया है लेकिन उसको हम यूज कर रहे हैं कोई बहुत बड़े 8 साल 9 साल के प्रोजेक्ट में, तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, हमने 9 पॉइंट पढ़ लिए। जस्ट एक बार रिकैप करते हैं। पहला पॉइंट पीपी का था, दूसरा पॉइंट इन्वेंट्री का था, तीसरा पॉइंट लोन्स का था, चौथा पॉइंट लोन्स का था कि 185 186 को कंप्लाई किया नहीं किया, छठवां पॉइंट कॉस्ट का था, पांचवा पॉइंट डिपॉजिट का था, ठीक है, सातवां पॉइंट स्टैट्यूटरी ड्यूज का था, है ना, आठवां पॉइंट था कोई भी ट्रांजैक्शन आपने अगर पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किया होगा इस साल आपने सरेंडर किया है, और 9th पॉइंट था डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, अब है हमारा 10th पॉइंट। इसमें पहला क्या है, वेदर मनी इज रेज्ड बाय आईपीओ और फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है, आर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दोज वर रेज्ड। आईपीओ और एफपीओ से जो पैसा आपने उठाया है, जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया था उसी पर्पस के लिए यूज किया है नहीं किया वो आपको बताना है। ठीक है, वेदर द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, और कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है, तो वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 42 और 62 हैव बीन कंप्लाइड। अगर कंपनी ने कोई भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है शेयर्स का, तो सेक्शन 42 और सेक्शन 62 42 और 62 ये दोनों कंप्लाई हुए या नहीं हुए। ठीक है, ये हमारा है बी पॉइंट। तो 10th पॉइंट भी आईपीओ एफपीओ के लिए था। 11th पॉइंट क्या है, वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस। क्या कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है या कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ है, वो आपको 11th पॉइंट में डिस्क्लोज करना है। 12th क्लॉज क्या है, वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट रेशियो। निधि फंड कंपनी का नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशियो होता है जो मैंडेटरी 1:20 का मीट होना चाहिए, क्या निधि कंपनी ने वो कंप्लाई किया है नहीं किया। ठीक है, वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद 177 एंड 188 ऑफ द कंपनी एक्ट। 177 ऑडिट कमेटी का है, 188 रिलेटेड पार्टी का है, ये दोनों ही सेक्शन कंप्लाई हुए या नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद में आपका है 14th पॉइंट है, whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business। कंपनी के साइज और नेचर के हिसाब से कंपनी के पास में प्रॉपर इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, whether the reports of internal auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor। क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट जो इस साल की थी वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने अपने यूज में ली है या नहीं ली है। ठीक है, तो ये हमारा 14th पॉइंट हो गया। 15th पॉइंट क्या है, whether the company is required to be registered under section 45 IA of Reserve Bank of India
एंड इफ सो वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन। ये एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, कि क्या कोई कंपनी को सेक्शन 45IA ऑफ आरबीआई में रजिस्टर होना था, और अगर होना था तो क्या ऐसा रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है या नहीं किया है, ठीक है। चलो उसके बाद में 16th पॉइंट क्या है, वेदर द कंपनी हैज इंकर्ड कैश लॉसेज इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या कंपनी को कैश लॉस, सर कैश लॉस मतलब क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है ना AS3 का, उसमें अगर नेगेटिव आ रहा है, ब्रैकेट में अमाउंट आ रहा है, उसको बोलते हैं कैश लॉसेज। तो क्या कंपनी ने इस साल कैश लॉसेज इंकर किए हैं, और इस साल और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर दोनों साल में हमने कैश लॉसेज इंकर किए हैं तो रिपोर्ट करना है। 17 क्या है, वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कोई भी स्टैट ऑडिटर ने रेजिग्नेशन किया है क्या, और अगर किया है तो वेदर द ऑडिटर हैज टेकन इनटू अकाउंट द इश्यूज, ऑब्जेक्शन और कंसर्न्स रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। तो जो ऑडिटर बाहर गया है, जिसके प्लेस में आप आए हो, क्या आपने वो देखा है कि वो क्यों बाहर गया, उसके क्या ऑब्जेक्शंस थे, एटसेट्रा। 18th पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन of financial assets and payment of financial liabilities, other information, the auditor's knowledge of the board of directors, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब फाइनेंशियल रेशोज के बेसिस पे, ऑडिटर के जजमेंट के बेसिस पे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज के बेसिस पे, या ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पे, क्या ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, अगर हाँ तो उसको रिपोर्ट करो। 19 क्या है, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड unspent amount to fund specified in schedule 7 of the companies act within a period of 6 months of the expiry of the financial year। ठीक है, CSR करके सेक्शन है जो आपको शायद अभी नहीं है, ठीक है, वो आपको बाद में फाइनल में आएगा, तो ये पॉइंट आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बोलो इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि CSR के अंदर अगर आपने कोई अमाउंट स्पेंड नहीं किया तो शेड्यूल 7 के हिसाब से आपको एक फंड में उसको डालना पड़ता है, ठीक है, ट्रांसफर करना पड़ता है 6 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, तो वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना, लेकिन ये पॉइंट आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। वैसे ही वो एनबीएफसी का पॉइंट भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो सीए फाइनल के लिए रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में 20 है, वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशंस और एडवर्स रिमार्क बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कंपनीज इन द कारो रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ यस इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ द कंपनीज एंड द पैराग्राफ नंबर ऑफ द कारो रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क। आप जो कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसकी जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है, ऐसी कंपनीज है, उनके ऑडिटर्स के अगर कोई कारों में नेगेटिव रिमार्क होंगे तो वो आप अपने कारों में भी डाल दो, क्योंकि आप पेरेंट कंपनी हो, ठीक है। बस इतना पॉइंट कारों में कवर है, बहुत सिंपल है, कारों इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे है, वो है हमारा जॉइंट ऑडिट। चलो जॉइंट ऑडिट देखते हैं। जॉइंट ऑडिट, ठीक है, जॉइंट ऑडिट के कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा ऑडिटर किसी भी ऑडिट के लिए अप्लाई करना है। कंपनीज लाइक रिलायंस, BPCL, IOCL बहुत बड़ी है, एक ऑडिटर का ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है, एक ऑडिटर सही तरीके से ऑडिट नहीं कर पाएगा क्योंकि रिसोर्सेज बहुत चाहिए, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा है। तो जॉइंट ऑडिट करने के कुछ फायदे भी है, ठीक है, लेकिन कुछ नुकसान भी है। तो एग्जाम में आ सकता है स्टेट सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट या फिर स्टेट सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। तो एडवांटेजेस क्या है, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, दो ऑडिटर रहेंगे, दोनों अपना अपना एक्सपर्टाइज शेयर कर सकते हैं और अच्छा ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन, कोई भी दिक्कत आई, कोई भी ट्रांजेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। लोअर वर्कलोड, अपना वर्कलोड बांट सकते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड सर्विस टू द क्लाइंट, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, अ सेंस ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन टुवर्ड्स अ बेटर परफॉर्मेंस। तो क्या क्या एडवांटेजेस है, एक्सपर्टाइज शेयर हो जाएगा, म्यूचुअल कंसल्टेशन हो जाएगा, वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में बेटर क्वालिटी होगा, ठीक है, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, स्टाफ को डेवलपमेंट कॉस्ट हमारा बहुत कम लगेगा, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, काम करने, बिकॉज कोई फॉर्म दिल्ली के तो वो दिल्ली के एरिया का पूरा ऑडिट कर लेगी, मुंबई वाली फॉर्म मुंबई के एरिया का पूरा ऑडिट कर लेंगे, तो ट्रैवलिंग के खर्चे बच जाएंगे पूरे। इंप्रूव्ड सर्विस टू क्लाइंट को सर्विस हम लोग अच्छे से दे पाएंगे और हेल्दी कंपटीशन रहेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि फीस शेयर हो जाएंगी, जो फीस पूरी मेरे को अकेले को मिलनी थी आज वो दो ऑडिटर में बट रही है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वेयर फर्म ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग आर एसोसिएटेड इन जॉइंट, अगर मान लीजिए कोई फर्म बहुत फेमस है और कोई फर्म बहुत ही नई नहीं है, फेमस बिल्कुल भी नहीं है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ईगो इश्यूज रहेंगे, ठीक है। जनरल सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सम ऑडिटर, कुछ ऑडिटर बोलते हैं कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं,
ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फॉर्म अलग अलग है, दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग है। एरियाज ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग निग्लेक्टेड, ठीक है, मतलब जो कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं उनको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो एरिया बांटे हुए वहाँ पे तो अपना अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन कॉमन एरियाज पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी ऑफ द वर्क डन, और जॉइंट ऑडिट में कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी होता ही है कि मेरा लायबिलिटी कितना है मेरे को पता नहीं, ठीक है, मैं को कितने पे मेरे को मतलब किसी दूसरे के काम पे क्या मेरे को लायबल ठहराया जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी जॉइंट ऑडिट के हैं। अब आता है इट फर्दर स्टेट्स दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क अलॉकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर। अगर मान लीजिए रिलायंस का ऑडिट है और दो ऑडिटर को एज अ जॉइंट ऑडिटर अप्लाई किया है, ठीक है, और इनमें वर्क आपस में बढ़ जाता है कि भाई इतना इतना काम मैं करूंगा, इतना इतना काम तू करेगा, तो जो काम जिसको अलॉकेट हुआ है वो उतने ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इट फर्दर स्टेट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर ईच जॉइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क अलॉकेटेड टू सच जॉइंट ऑडिटर, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑन द अदर हैंड ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आप अपने अपने काम के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो ही हो, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। वो क्या है? द ऑडिट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूरा एज इट इज स्टेटमेंट आ सकता है और बोलता है प्लीज एक्सप्लेन। उसमें आप ये पॉइंट लिखोगे कि कुछ ऐसी एरिया है जहाँ पे दोनों ऑडिटर जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल है। पहला क्या है? द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर एंड इज कैरिड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर। कुछ ऐसे ऑडिट वर्क होते हैं जो डिवाइडेड नहीं होते हैं, जो दोनों मिलके करते हैं, ठीक है, उसमें वो दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ना, क्योंकि वो वर्क बांटा हुआ नहीं है। सेकंड क्या है? डिसीजंस टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरियाज। ऊपर जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया उसको कहते हैं कॉमन ऑडिट एरियाज, जहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों ऑडिटर की है, वो दोनों ऑडिटर मिलकर काम करेंगे, राइट। तो कॉमन ऑडिट एरियाज की जब प्लानिंग कर रहे हैं उस टाइम पे जो डिसीजंस लिए हैं उसके लिए भी दोनों जॉइंट ऑडिटर लायबल रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन सच मैटर्स, ठीक है। ऐसे मैटर्स जैसे कि मान लीजिए दोनों जॉइंट ऑडिटर अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है, लेकिन जो पहला वाला जॉइंट ऑडिटर है उसको कुछ तो मैटर ध्यान में आया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और उसने दूसरे वाले जॉइंट ऑडिटर से वो चीज़ डिस्कस करी। जैसे उसने डिस्कस कर ली अब वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन सच मैटर्स। ये जो सेकंड लाइन है इसका मतलब क्या हुआ कि जो जॉइंट ऑडिटर नंबर पहला वाला था उसने बोला यार देख मेरे को ना यहाँ पे इतनी ये गड़बड़ लग रही है, मेरे को लग रहा है ये बराबर नहीं है, और दूसरा वाला उसे सहमत है कि हाँ यार तू जो बोल रहा हो सही है, यहाँ पे कुछ अब जैसे ही वो एग्री कर रहा है अब वो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर वो क्या करेक्टिव एक्शन लेते हैं। फोर्थ है एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट। जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रेलेवेंट स्टैट्यूट से कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सही तरीके से प्रेजेंटेड है या डिस्क्लोज्ड है, ये भी दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Ensuring that the audit report complies with the requirements of the relevant statute, applicable standards and other relevant pronouncement issued by ICA। जो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो रही है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो दोनों मिलके अपने अपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, तो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एज पर द रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ ICA एज पर रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि स्टेट सम ऑफ द एरियाज वेयर जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल, तो पहला है कॉमन ऑडिट एरियाज, ठीक है, दूसरा है डिसीजंस टेकन ड्यूरिंग प्लानिंग ऑफ द कॉमन ऑडिट एरियाज, तीसरा है मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स, चौथा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेलेवेंट स्टैट्यूट, उसके बाद में है डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और लास्ट है एंश्योरिंग द ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कंप्लाई कर रही है रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ ICA के साथ में, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 10 अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।